जय हिंद दोस्तों, स्टडी ग्रुप आईओ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मदन आपका आपके इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सभी साथी बताएंगे कि आप कैसे हैं। आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और उम्मीद करता हूं साथियों अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, ये सामान्य ज्ञान की बुक है एसएससी जीडी 2025 के लिए। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएससी जीडी की 2024 में परीक्षाएं हुई हैं, 2023 में हुई हैं, 2022 में हुई हैं और आपकी 2021, 20, 19 में जो भी परीक्षाएं हुई हैं एसएससी जीडी की, उन सभी प्रश्नों का संकलन है इस बुक में। जो क्वेश्चंस पूछे हुए ना एसएससी जीडी में, उन सभी प्रश्नों का संकलन है। और साथ ही इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी इसकी भी क्लास जो आपकी 8 है। इससे पहले हमने 7 क्लासों को बहुत अच्छे से कवर किया है और क्लास नंबर 7 में हमने भारत का भूगोल हमने क्लास 1 में पढ़ा, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तक हमने पढ़ा था भारत का भूगोल और बहुत ही अच्छे से वो हमने बहुत कवर किया था। क्लास 7 में हमने विश्व का भूगोल स्टार्ट किया था और क्लास 8 में आज भी विश्व का भूगोल पढ़ेंगे और विश्व का भूगोल आज ख़त्म हो जाएगा। कल जो पढ़ेंगे हम साथी जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। जनगणना से जो भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो साथ ही ये क्लास होती है डेली 1 बजे। RWA GK GS बुक सॉल्यूशन चल रहा है हमारे चैनल पर। अगर साथी आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि RWA वालों ने जो बुक लॉन्च की थी एसएससी जीडी के लिए, उन बुक का सॉल्यूशन हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। तो साथ ही क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आज की क्लास का 161वां क्वेश्चन होगा। 160 क्वेश्चन है, ये कल हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। 160वां क्वेश्चन का आंसर चलो बताइए, आपने अगर कल ये क्लास ली थी तो 160वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो मालदीव है, इंडोनेशिया या श्रीलंका या म्यांमार। तो आप सभी का आंसर होना था, यहाँ पर आंसर जो आना था साथी मालदीव आना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। लक्षद्वीप के दक्षिण में है मालदीव, मैंने कल आपको बताया, और साथ ही अरब सागर में ये स्थित है मालदीव, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर है 161। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? उस भूमि का नाम आपको बताना है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 को प्रश्न पूछा हुआ है। कृषि भूमि बोलेंगे या उत्पादक भूमि बोलेंगे या जुताई वाली भूमि बोलेंगे या उत्पादक भूमि बोलेंगे? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो आपके एक जैसे ऑप्शन हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए भैया ऑप्शन नंबर ए। उस भूमि को हम कृषि भूमि बोलते हैं। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? तो कृषि भूमि है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही जवाब है। और साथ ही आपका भी आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, जो कि हमें पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल तक की है। और आपके आंसर आना हमारे लिए एक खुशखबरी होती है, क्योंकि हमारी वीडियो को आप देख पाते हो, प्रॉपर आप वीडियो को देख रहे हो। तो अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर है आपका 161। नहर निर्गम कैनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। ऑप्शन आपको देखने हैं और क्वेश्चन एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 को आया हुआ है। तो सभी भाई बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। हार्वेस्टिंग बोलेंगे या बारबंदी बोलेंगे या प्रवाह फ्लो बोलेंगे या उत्थापन लिफ्ट बोलेंगे? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आपका आंसर होगा भैया, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्थापन लिफ्ट बोलेंगे। नहर निर्गम कैनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली, उत्थापन प्रणाली या लिफ्ट आप इसको बोलते हो। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 163 है। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? आप सभी का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 को ये प्रश्न पूछा भी हुआ है।
क्या बोलेंगे, गहरा समुद्री बोलेंगे, या महाद्वीपीय ढाल बोलेंगे, या महाद्वीपीय ताक बोलेंगे, या महासागरीय गर्त बोलेंगे। तो आप सभी का क्या आंसर होगा, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हम भी आपका आंसर देखने के लिए उत्सुक हैं। भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए महाद्वीपीय ताक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महासागर का उतला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, उसे भाई महाद्वीपीय ताक कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी भाई। सिंधु नदी समझौता 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? भारत कितने परसेंट सिंधु नदी का इस्तेमाल कर सकता है? इस सिंधु नदी के पानी का इस्तेमाल कितना कर सकता है भारत? SSCGD 3 दिसंबर 2021। सभी भाइयों का आंसर भी आना चाहिए एकदम बेहतरीन लेवल से। 20%, 10% या 25% या 15%। समझिए सिंधु आपका क्या बोलेंगे, सिंधु जल सम्मेलन कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना है तो SSCGD में आगे भी बनेगा। सिंधु जल सम्मेलन, इसकी डेट क्या होगी, सन क्या होगी? सिंधु जल सम्मेलन हुआ था साथी 17 सितंबर 1960 को सिंधु जल सम्मेलन होता है। ये किस किस के बीच होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। भारत और पाकिस्तान के सिंधु जल सम्मेलन होता है। भारत के PM कौन थे, ये पूछ ले उस समय, तो भारत के PM थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। PT नेहरू आप बोलेंगे, भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप सभी क्या बोलेंगे भैया, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब मोहम्मद थे, या बोलेंगे अयूब खान थे। तो अयूब खान थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ये आप सभी को याद रखना है। और साथ ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो इधर से आपको याद रखना है, SCJ आपको याद रखना है। S का मतलब है सिंधु नदी, S का मतलब क्या है, सिंधु नदी। C का मतलब है चिनाब नदी, C का मतलब है चिनाब नदी। और साथ ही J का मतलब है झेलम नदी। क्या बोलेंगे, झेलम नदी। ठीक है, इतना याद रखना है। ये जो सिंधु नदी है इसका 80% जो जल है, सिंधु नदी का 80% जल कहाँ जाएगा, तो 80% जल जाएगा पाकिस्तान के पास जाएगा 80% जल। तो ये आपको याद रखना है। तो बचा कितना, 20% बचा, वो जल आपके भारत के पास रहेगा। और चिनाब और झेलम का 20% जो जल है वो भारत के पास रहेगा। वो किसके, चिनाब और झेलम का 20% भाग भारत को मिलेगा। इस 20% जल को कौन देगा, पाकिस्तान देगा। चिनाब और झेलम के 80% जल तो रखेगा पाकिस्तान अपने पास, और 20% जल देगा भारत के पास, चिनाब और झेलम का पाकिस्तान। तो इधर आपको याद रखना है, आपका क्या याद रखेंगे, VSR। V4 क्या होगा, व्यास नदी। S4 आपका क्या हो जाएगा, R4 क्या हो जाएगा। S4 यहाँ पर सतलज नदी होगा, और साथ ही R4 हो जाएगा यहाँ पर रावी नदी। क्या बोलेंगे, रावी नदी। तो ठीक है, 80% जो जल है व्यास नदी का, 80% जल पाकिस्तान किसको देगा, 80% जल पाकिस्तान भारत को देगा। और सतलज और रावी का 20% जो जल है वो किसको देगा, भारत। 20% जो जल है वो भारत पाकिस्तान को देगा। सतलज और रावी का 20% जल भारत पाकिस्तान को देगा, और व्यास का 80% जल पाकिस्तान भारत को देगा। ये आपको याद रखना है। और सिंधु नदी का 80% जल भारत पाकिस्तान को देगा, और भारत अपने पास कितना जल रखेगा, 20%। चिनाब और झेलम का 20% जल पाकिस्तान भारत को देगा। ये आप सभी को याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको बताया किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी।
इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य टोरेंस जलडमरू स्थित है? टोरेंस जलडमरू स्थित है। एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप सभी क्या बोलेंगे? प्रशांत महासागर। मैंने कल महासागर के बारे में बताया था आप सभी को, कितने महासागर हैं हमारे, तो 5 महासागर हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। ये आपके 4 महासागर हैं। एक 5वां महासागर कौन सा था? एक 5वां महासागर कौन सा था? कौन कौन से हो गए? प्रशांत महासागर हो गया, आपका अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, एक आपका आर्कटिक महासागर है और आपका अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा। ये 5 महासागर हैं, जिनमें प्रशांत महासागर के बारे में मैंने बताया। विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है प्रशांत महासागर में, और विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मरियाना गर्त। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको बताना था, यहाँ पर क्या क्वेश्चंस होगा, इसका आंसर क्वेश्चन का प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर ए, टोरेंस जलडमरू मध्य स्थित है प्रशांत महासागर के, ये आपको याद रखना है। टोरेंस जलडमरू की बात कर लेते हैं साथी। टोरेंस जलडमरू ये आपको याद रखना है। ये स्थित कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया व न्यू गिनी के बीच स्थित है। ये किस किस के बीच है स्थित है? तो आप क्या बोलेंगे? सभी साथी बोलेंगे भैया ये ऑस्ट्रेलिया व न्यू गिनी के बीच स्थित है। न्यू गिनी के बीच स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही पाक जलडमरू की मैं बात कर लूँ आपसे, जो एसएससी ने पूछा है। पाक जलडमरू ये किस किस के बीच स्थित है? तो पाक जलडमरू जो है साथी बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में ये स्थित है। पाक जलडमरू बंगाल की खाड़ी व अरब सागर के बीच स्थित है। अरब सागर के बीच ये स्थित है। ये आपको याद रखना है। यहीं पर पूछ लेता है जिब्राल्टर जलडमरू ये किस किस के बीच स्थित है? तो साथी भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। व अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। ये सभी क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी साथी अपनी कॉपी को नोट्स करेंगे, फिर अपने अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। ये क्वेश्चन है आपका 166, इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है या परिणाम नहीं है, ये आपसे पूछा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, भूजल के स्तर में कमी, या पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, या प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? जो आप बोलेंगे भैया इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र एक अजैविक घटक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है, ये आपसे पूछा है एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 में। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी साथी। खनिज या पवन या जीवित जीव या तापमान, तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो एक अजैविक घटक नहीं है, तो जीवित जीव ये अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेंगे। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण हैं। ये जो फसलें हैं ये किसका उदाहरण हैं, ये आपसे पूछा है। एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अंतर फसल होगा, समोच्च फसल होगा, आपका मिश्रित फसल होगा या संयुक्त फसल होगा। चलिए क्या आंसर आया आप सभी का? तो आप सभी का आंसर होगा भैया यहाँ पर अंतर फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा।
इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी साथी। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है, ये आपसे पूछा है, क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है? तो आपका क्या आंसर होगा? खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, मिट्टी में उच्च स्तर, खनिजों और अकार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, या मिट्टी में अम्लीय पदार्थों की अधिकता। तो आपका क्या आंसर होगा? तो आप सभी का आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, खनिजों और अकार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हुआ है यहाँ पर सही। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 170 है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। कौन सा ये विज्ञान है, ये आप सभी से पूछा है। भाई कोशिका विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें कोशिका विज्ञान का अध्ययन करते हैं हम साइटोलॉजी में, जिसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। और ये पूछा जाता है कौन सी जीवित कोशिका की खोज की या मृत कोशिका की खोज की? तो आप बोलेंगे भैया मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। कब की थी? 1674 ईस्वी में इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, साइंस का है फिर भी मैं बता रहा हूँ। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो लुईयन हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी 1682 ईस्वी में। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। कोशिका कौन सा होगा? सस्यीय विज्ञान या सस्यीय विज्ञान या घास विज्ञान या शरीर रचना विज्ञान? तो आप सभी का आसानी से आंसर आ जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, सस्यीय विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी साथी। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। ये किस प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जाते हैं, ये आप सभी से पूछा है एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 में। चलिए इस प्रश्न का आंसर करिएगा। खुदाई, ड्रिलिंग या कूप की खनन, सॉफ्ट माइनिंग या विवृत खनन या उत्खनन, कारोइंग। तो आप सभी क्या बोलेंगे? कारोइंग बोलेंगे, उत्खनन। तो पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल ये उत्खनन, कारोइंग प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी साथी। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? कारण नहीं है पूछा है आपसे एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। आवारा जानवरों द्वारा काटना, खाद्य पदार्थों का अनुसूचित भंडारण, कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह है, या वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? यहाँ पर पूछा क्या था? खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है आवारा जानवरों द्वारा काटना। तो ये खाद्य प्रदूषण का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? प्रशांत महासागर में ये स्थित नहीं है, ये आपसे पूछा है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, तो ये आपका कहाँ पड़ेगा? योकोहामा जापान में है, संघाई चीन में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। तो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो भाई प्रशांत महासागर में रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील में है, ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए सही होगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 174 है, हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है। हिंद महासागर ये विश्व का कौन सा महासागर है? तीसरा या दूसरा या सबसे बड़ा या सबसे छोटा? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही होगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या होगा? तो सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं, इस बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। एसएससी जीडी की ये सामान्य ज्ञान की बुक है, जो अंकित सर ने इस बुक को लॉन्च किया है। इस बुक का फुल आपको सॉल्यूशन मिलेगा हमारे चैनल पर। तो हम इस बुक का सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन लेवल से कर रहे हैं। तो सभी साथी इस बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक बार
वीडियो को शेयर कर देंगे और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अभी तक जीके का इतनी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस बुक का। तो साथ ही चैनल पर नए हो, मैं आपसे गुजारिश भी कर रहा हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। तो सभी साथी का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। इनमें से कौन से महासागर का ये हिस्सा है, ये आप सभी से पूछा है। प्रशांत महासागर का, या आर्कटिक महासागर का, या अटलांटिक महासागर का, या हिंद महासागर का? तो सभी साथी बोलेंगे भैया हिंद महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 176 है, इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? सबसे गहरा बिंदु जो जावा गर्त है उसका आंसर करेंगे। आर्कटिक महासागर, या हिंद महासागर, या अटलांटिक महासागर बोलेंगे, या प्रशांत महासागर बोलेंगे? तो आप सभी का प्यारे साथियों का क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा हिंद महासागर होगा। इसके बारे में थोड़ा जानिए। हिंद महासागर होगा यहाँ पर आप सभी का आंसर। तो प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त पाया जाता है? प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त पाया जाता है? प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया है दुनिया का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। मरियाना गर्त पाया जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार अटलांटिक महासागर में कौन सा गर्त पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में कौन सा गर्त पाया जाता है? तो क्या बोलेंगे सभी साथी? प्यूरिटो रिको गर्त। प्यूरिटो रिको गर्त क्या बोलेंगे? प्यूरिटो रिको गर्त पाया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। उसी प्रकार हिंद महासागर में कौन सा गर्त पाया जाता है? तो सूंडा गर्त मैंने आपको बताया। कौन सा गर्त बताया था कल? आपको आंसर आना था, आपका आंसर आना था सूंडा गर्त। इसी प्रकार आर्कटिक महासागर की बात कर लेते हैं। आर्कटिक महासागर में कौन सा गर्त पाया जाता है? तो आप बोलेंगे यूरेशियन बेसिन ये गर्त पाया जाता है। यूरेशियन बेसिन ये गर्त आपका पाया जाता है। ऑप्शन ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लेता है। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर होगा? चावल की उपज के लिए डैश की आवश्यकता होती है। चावल की उपज के लिए क्या आवश्यकता होती है? उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की, या उच्च तापमान और हल्की वर्षा की, या मध्यम तापमान और वर्षा की, मध्यम तापमान और अत्यधिक धूप की? तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्या बोलेंगे सभी साथी? उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की, या आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके लिए भाई सॉरी, तो भाई ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आप सभी का सही जवाब है। चावल की फसल जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। चावल की जो फसल है ये कैसी फसल होती है? तो चावल की फसल उष्णकटिबंधीय फसल के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। चावल की फसल किसके अंतर्गत आती है? उष्णकटिबंधीय फसल के अंतर्गत ये आती है। उष्णकटिबंधीय फसल के ये अंतर्गत आती है चावल की फसल, ये आपको याद रखना था। चावल की खेती के लिए कैसी मिट्टी की हमें ज़रूरत होती है? तो चिकनी उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है? तो आप बोलेंगे चिकनी और कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। चिकनी और उपजाऊ मिट्टी की हमें ज़रूरत होती है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। और साथ ही आपको बताना है केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आप क्या बोलेंगे? ये भैया कटक में है। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य? भारत में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य, चावल का
सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा? क्या बोलेंगे आप सभी? भैया पश्चिम बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आप सभी को मालूम होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? धौलागिरी, क्वेश्चन नंबर आपका 178 है। धौलागिरी डैश डैश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। ये किस हिमालय की पर्वत चोटी है? ये आपसे पूछा है। गढ़वाल हिमालय, भूटान, नेपाल, कुमायूं। तो ये आपका क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप सभी का आंसर होगा ये नेपाल हिमालय में आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं धौलागिरी पर्वत की, धौलागिरी पर्वत चोटी की। धौलागिरी पर्वत चोटी की बात करते हैं तो साथ ही ये वृद्ध या क्या बोलेंगे, वृद्ध या महान हिमालय के भाग, ये किसका भाग है? क्या बोल सकते हैं ये भैया? वृद्ध या महान हिमालय का भाग है। वृद्ध या महान हिमालय का ये भाग है, ये आपको याद रखना है। महान हिमालय का ये भाग है धौलागिरी पर्वत जो है, ये आपको याद रखना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय में पाई जाती है। और बताइए विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कहाँ पड़ता है? तो भैया ये नेपाल में पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये महान हिमालय में पाई जाती है। जैसे आपकी कंचनजंगा भी ये महान हिमालय में पाई जाती है। कंचनजंगा ये भी हिमालय में पाई जाती है। ये किस राज्य में है भारत के? भैया ये सिक्किम में है। और साथ ही इसकी लंबाई या ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर हो जाएगी। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और साथ ही ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर आपको और क्या याद रखना है? धौलागिरी मकालू, मकालू आपकी मकालू जो चोटी है ये आपकी नेपाल में है। और साथ ही ये भी महान हिमालय में है। इसी प्रकार धौलागिरी पर्वत ये भी नेपाल में है और महान हिमालय में है। ऐसे ही नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत जो है ये किस हिमालय में है? ये जम्मू कश्मीर में है और आपका महान हिमालय में ही पड़ता है। और साथ ही यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा हुआ ना, एक मैं आपको बता दूँ, ये जो माउंट एवरेस्ट है इसे तिब्बत या चीन में क्या बोला जाता है? इसे तिब्बत या चीन में क्या बोला जाता है? तो क्या बोलेंगे आप सभी? चमोलुंगमा बोला जाता है। चमोलुंगमा इसको बोला जाता है तिब्बत या चीन में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का हल बताएंगे क्या है। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? क्या बोलेंगे सभी साथी? पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, फिर इसका आंसर करिएगा। एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 में आया हुआ है। ताप प्रवणता, जिसे थर्मोक्लाइन बोलते हैं, द्रवतल या महाद्वीपीय सीमांत या महासागरीय कटक बोलते हैं। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? ताप प्रवणता हो जाएगा भैया। ताप प्रवणता आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थर्मोक्लाइन इसको बोला जाता है। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? ताप प्रवणता, जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? इनमें से महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है। आपको ऑप्शन बहुत अच्छे से आने चाहिए। ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, फिर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वे एक निश्चित दिशा में बहती हैं। वे जल की धाराएं हैं। या ऑप्शन सी होगा वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती हैं। या ऑप्शन डी होगा उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? आप सभी बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर डी उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। भैया उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा?
बड़ी संख्या में ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 181 है। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 को पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बेडलैंड स्थलाकृति या होमेस क्षेत्र बोलते हैं, या शुष्क स्थलाकृति बोलते हैं, या प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी साथी। तो बेडलैंड स्थलाकृति आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है आपका 182, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचाती है? चाय बागानों को नुकसान पहुंचाती है, वो कौन सी स्थिति है, ये आप सभी से पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, गर्म और आर्द्र जलवायु, छायादार वृक्षों के नीचे रोपण, या 35 डिग्री से अधिक तापमान होना चाहिए। तो ये नुकसान पहुंचाती भैया 35 डिग्री से अधिक तापमान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही? डी सही है। इसके बारे में जानिए। चाय की खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए? चाय की खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? भैया चाय की जो खेती उगाई जाती है वो कितना तापमान होता है? वो होता है 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तो तापमान होना चाहिए। और साथ ही और ये आपसे पूछ ले, वर्षा कितनी होनी चाहिए चाय की खेती के लिए? चाय की खेती के लिए बारिश कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए? तो भैया बारिश होनी चाहिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। 150 से 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। और चाय उगाने के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त सबसे उच्च होती है? जलवायु के बारे में भी जानिए भैया। चाय उगाने के लिए सबसे जो उपयुक्त जलवायु होती है उसको क्या बोला जाता है? उष्णांधर एवं पाला रहित। उष्णांधर एवं पाला रहित जलवायु होनी चाहिए। पाला रहित जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चाय की किस्मों के बारे में आप बताइए। भारत में चाय की किस्में के बारे में आप बताइए। भारत में चाय कितने प्रकार की हैं, या भारत में कितने प्रकार की चाय की किस्में हैं? तो आप सभी के क्या बोलेंगे भैया? बोहिया। क्या बोलेंगे? बोहिया। इसका दूसरा नाम है भैया चीनी, भी इसको बोल दिया जाता है। और दूसरा इसका नाम हो जाएगा भैया, दूसरी कौन सी किस्म है? असमी आपकी दूसरी किस्म हो जाएगी। असमी दूसरी किस्म हो जाएगी। ये आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, या भूतापीय ऊर्जा? सभी साथी बताएंगे क्या कहा जाता है। तो आप सभी बोलेंगे भैया भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? सौर ऊर्जा भैया क्या होती है? जो सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा है, सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को क्या बोला जाता है? सौर ऊर्जा कहा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ज्वार भाटे के ऊपर उठने तथा गिरने की से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, ज्वार भाटे के उठने तथा गिरने से जो प्राप्त ऊर्जा हमें मिलती है उसको क्या बोला जाता है? ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। जैसे आपकी बायोगैस है, कूड़े कचरे व अवशिष्ट पदार्थों से उत्पादित जो ऊर्जा होती है उसको बायोगैस ऊर्जा या जैव ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 184 है। उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपलक्ष्य और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं? बेसिन, ब्यूट्स, कैनियन, या रिज? उसको क्या बोला जाता है? तो आप सभी बोलेंगे भैया कैनियन। जैसे वी आकार का कोई गॉर्ज होता है, इसको तो हम गॉर्ज बोलते हैं। वी आकार को क्या बोला जाता है? गॉर्ज बोला जाता है। इसके बारे में वी आकार की घाटी को क्या बोला जाता है? वी आकार की घाटी को भैया गॉर्ज बोला जाता है। और इस
घाटी का ही विस्तृत रूप, इस घाटी का ही विस्तृत रूप की बात कर लें तो उसी को कहा जाता है, इस घाटी के विस्तृत रूप को क्या बोला जाता है? कैनियन बोला जाता है, कैनियन बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। घाटी क्या होती है भैया? घाटी होती है दो पहाड़ों के बीच गहरे भाग में जहाँ से नदी का प्रवाह होता है, उसको हम घाटी बोलते हैं। नदी बेसिन क्या होता है? ये छोटी छोटी बातें हैं। नदी बेसिन होता है किसी नदी और उसकी सहायक नदी के बीच के क्षेत्र को, इसके क्षेत्र को क्या बोला जाता है? जैसे किसी नदी है, कोई नदी है और उसकी कोई सहायक नदी है, उसके क्षेत्र को हम नदी बेसिन बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है आपका 185, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? वोल्गा नदी, अमेजन नदी, राइन नदी और आपका डैन्यूब नदी। कौन सी नदी है जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो भैया ये है डैन्यूब नदी। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। ये यूरोप की डैन्यूब नदी के बारे में आपको याद रखना है। डैन्यूब नदी जो है ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये डैन्यूब नदी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही इसका उद्गम कहाँ से होता है? डैन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सभी साथी बताएंगे डैन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है भाई? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से इसका उद्गम होता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से इसका उद्गम होता है डैन्यूब नदी का। इतना आपको याद रखना था प्यारे साथी। और साथ ही ये जो किस किस देश से होकर गुजरती है? तो आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, यूक्रेन और साथ ही रोमानिया और मोल्दोवा और आपका स्लोवाकिया, बुल्गारिया, इन देशों से होकर ये गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है आपका 186, डैश स्ट्रेट जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है। तो ये किसको अलग करता है? मलक्का को, सुंडा को, यूकाटान को या कुक को? तो आप सभी क्या बोलेंगे भैया? आप सभी का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुंडा। सुंडा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुंडा जल संधि होती है एक, आपको याद रखनी है। सुंडा जल संधि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सुंडा जल संधि के अंतर्गत भैया इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करती है। ये आपकी जल संधि इंडोनेशिया के जावा द्वीप को, इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करती है। सुमात्रा से ये अलग करती है। ये आपको याद रखना है, सुंडा जल संधि। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये जो जावा आपका पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो ये हिंद महासागर में पड़ता है। इसी प्रकार आपकी मलक्का जो जल संधि है, मलक्का जल संधि के बारे में आपको याद क्या रखना होता है? मलक्का जल संधि हिंद महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये मलक्का जल संधि हिंद महासागर व आपका प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है। ये आपको याद रखनी है, प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। और ये क्या करती है? मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, जिस प्रकार कुक जल संधि जो है ये आपकी न्यूजीलैंड के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों को अलग करती है। ये कुक जल जो संधि है ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी, उत्तरी व दक्षिणी, ये आपको याद रखना है, उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों को अलग करती है। ठीक है, ये आपको
याद रखना है, द्वीपों को अलग करती है। इसी प्रकार आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है आपका 187, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइएगा। अमेजन नदी, यांगत्जे नदी, येनिनसी नदी, आपका नील नदी। तो आप सभी बोलेंगे यांगत्जे नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं पूछ लूँ संसार की सबसे बड़ी नदी, संसार की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। संसार की सबसे लंबी नदी का नाम क्या होगा? संसार की सबसे लंबी नदी का नाम क्या होगा? तो क्या बोलेंगे आप भैया? नील नदी। नील नदी ये कहाँ पर है? नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, ये आपको याद रखना है। नील नदी जो है ना ये संसार की सबसे लंबी नदी है। यहीं पूछ लूँ मैं यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो होगी उसका नाम क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे आप सभी? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। क्या बोलेंगे? वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। लेकिन यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम क्या होगा? तो डैन्यूब नदी होगा, डैन्यूब नदी होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या होगा? तो आप बोलेंगे भैया गंगा नदी हो जाएगी। और गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। यहीं आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ये कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी का नाम आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मुर्रे नदी आपको याद रखने हैं। मुर्रे नदी ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है? रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग, एडीज या आल्प्स? तो सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप सभी बोलेंगे भैया एडीज पर्वत होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एडीज पर्वत के बारे में आपको याद क्या रखना होता है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। तो आप क्या बोलेंगे? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम हो जाएगा भैया एडीज पर्वत हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और टाका जो झील है एडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो आपको क्या याद रखना है? टीटीकाका झील जो है, टीटीकाका जो झील है वो आपकी कौन से पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये आपकी एडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ये आपको याद रखना है। टीटीकाका झील के बारे में आपको क्या याद रखना है भैया? विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है ये। विश्व की सबसे लंबी नौकागम्य झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है ये, सबसे ऊंची नौकागम्य झील है ये आपको याद रखनी है, टीटीकाका झील। और साथ ही यहाँ पर पूछा जाता है एडीज और रॉकी पर्वत ये कैसे पर्वत हैं? तो आपको याद रखना है भैया एडीज और वे रॉकी पर्वत जो हैं ये आपके नवीन मोड़दार पर्वत हैं, नवीन मोड़दार पर्वत हैं। नवीन मोड़दार ये पर्वत हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। ये कैसे पर्वत? ये आपके नवीन मोड़दार पर्वत। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप बताइए। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप बताइए। तो आप क्या बोलेंगे? रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो आप सभी क्या बोलेंगे भैया? माउंट अल्बर्ट हो जाएगा, माउंट अल्बर्ट हो जाएगा, माउंट
अल्बर्ट हो जाएगा, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत, जल्दी से बताइए, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम, यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम आप बताइए। यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या होगा? तो आल्प्स पर्वत आप सभी का आंसर होगा। आल्प्स पर्वत जो है ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला का नाम बताइए। सबसे बड़ी पर्वतमाला का नाम आपको बताना है। सबसे बड़ी पर्वतमाला का नाम आपको बताना है। क्या होगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला का नाम? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोलेंगे? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या होगा? तो आप बोलेंगे द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये क्वेश्चंस इसलिए बताए गए हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका आंसर करिएगा। अगला प्रश्न है 189 प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? आर्कटिक महासागर के, प्रशांत महासागर के, या हिंद महासागर के, या आपके अटलांटिक महासागर के? तो ये किसके भाग हुए? तो आप सभी का आंसर होगा भैया अटलांटिक महासागर के भाग हैं। अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 190 है, स्लेट डैश प्रकार की चट्टानें हैं। ये स्लेट किस प्रकार की चट्टानें हैं? ये आपसे पूछा है। रूपांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें, या आग्नेय चट्टानें, या ज्वालामुखी हो जाएंगे। तो आप सभी का आंसर होगा भैया स्लेट जो हैं ये रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। भैया आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था। थैंक यू आ गया है लिखा हुआ, और साथ ही आपकी ज्योग्राफी, भारत का भूगोल ख़त्म हुआ, और भारत का आपका भूगोल बहुत ही अच्छे से समाप्त हुआ, और साथ ही विश्व का भूगोल भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। और साथ ही इसके बारे में आज कल जो हम क्लास लेंगे जनगणना के ऊपर लेंगे। जनगणना से जो भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे हुए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने लाऊंगा, और क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस टेक्निक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सभी मैं आपको कल की क्लास में बताने वाला हूं। तो आज की क्लास को यहीं रोकना चाहते हैं, इसके लिए भाई सॉरी, थैंक यू सो मच। आप सभी अपनी तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।